Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Made Easy. So friends, in this video I am going to explain about digestion of food in various parts. Okay, so वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये आपके नेट प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमारा जो डाइजेशन होगा वो होगा मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस. तो मैकेनिकल क्यों? मैकेनिकल जो होगा हमारा, जो हम च्यूइंग कर रहे होंगे उस वो होगा मैकेनिकल, हम मैकेनिकल फोर्स दे रहे होंगे, तो ये हो गया च्यूइंग. तो हम मैकेनिकल फोर्स दे रहे हैं. और केमिकल, केमिकल क्यों? क्यों, जो हमारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो केमिकली फूड को डाइजेस्ट करेंगे. ओके, तो पहला जो होगा माउथ से हम स्टार्ट करेंगे. तो माउथ माउथ में क्या होगा कि डाइजेशन इज इनिशिएटेड हियर. तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? जो होगा माउथ में. माउथ में जो होगा डाइजेशन वो होगा पहले कार्बोहाइड्रेट. माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही डाइजेस्ट होता है. तो क्या होगा कि बाय द एक्शन ऑफ सैलिवा. ओके, तो सैलिवा के एक्शन से जो होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होगा. ओके, तो जो हमारा सैलिवा है, सैलिवा का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो होगा इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एट्सेट्रा. ओके, तो ये सब याद कर लेना, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है. और सालिवरी अमाइलेज, जो कि उसका अदर नाम होगा टाइलिन, वो भी वो एक्चुअल एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करता है. ओके, तो और एक कॉन्स्टिट्यूएंट है लाइसोजाइम. ओके, तो ये लाइसोजाइम जो है वो होगा एंटीबैक्टीरियल एजेंट. एंटी बैक्टीरियल एजेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. जो होगा लाइसोजाइम, उसका फंक्शन जो होगा वो होगा एंटीबैक्टीरियल. एंटीबैक्टीरियल, ये एनसीईआरटी में एक लाइन है, उसको आप टिक कर लो. और ये मेरा जो नोट है ये आपको टेलीग्राम में अवेलेबल हो जाएगा. तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए. तो ये हो गया हमारा सालिवा. ओके, सालिवा तो कैसे हेल्प करे? तो जो अबाउट 30% ऑफ स्टार्च डाइजेस्ट होता है माउथ से. ओके, जो 30% स्टार्च होगा तो वो माउथ से स्टार्ट होता है. तो अबाउट 30%. तो जो होगा सालिवरी अमाइलेज वो हेल्प करेगा उस 30% डाइजेशन को. तो सालिवा का पीएच कितना होगा? 6.8. ओके, तो सालिवा का जो पीएच है वो होता है 6.8, मतलब स्लाइटली एसिडिक. ये भी याद रख लेना, क्योंकि पीएच भी पूछा गया है कई बार नीट में. तो पीएच जो 6 होगा वो होगा स्लाइटली एसिडिक, पीएच ऑफ सालिवा. ओके, तो स्टार्च जो होगा वो एक पॉलीसेकेराइड होगा, वो कन्वर्ट होगा माल्टोज, मतलब एक डाइसेकेराइड में. ओके, तो उसके बाद जो होगा म्यूकोस. सालिवा में म्यूकोस है. म्यूकोस जो होगा सालिवा में वो लुब्रिकेट करेगा, फूड को लुब्रिकेट करेगा. आड्योर, आड्योर मतलब वो इकट्ठा करेगा. ओके, गैदर करेगा फूड को और लुब्रिकेट भी करेगा म्यूकस इन द सालिवा. ओके, तो ये हो गया. और जो म्यूकस है वो जो फूड पार्टिकल है वो लुब्रिकेट होकर आड्योर होकर क्या बनाएंगे? बोलोस. तो जब फूड आड्योर हो जाएंगे उसको हम बोलेंगे बोलोस. ओके, तो देन बोलोस कन्वर्ट इनटू फेरिंग्स. देन बोलोस पास किधर करेगा? फेरिंग्स को. ओके, फेरिंग्स के बाद जाएगा ओइसोफेगस को. ओइसोफेगस बाय स्वेलिंग और डीग्लोटिशन. जो हम खाना खाने के बाद जो अंदर लेते हैं तो उसको बोलते हैं डीग्लोटिशन और स्वेलोइंग. ओके, डीग्लोटिशन, ये टर्म भी याद रख लेना, स्वेलोइंग और डीग्लोटिशन. ओके, तो ये जो होगा हमारा जो ओइसोफेगस में जो मूवमेंट होगा वो उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब सक्सेसिव मस्कुलर वेव कॉन्ट्रैक्शन. ओके, जो हमारा ओइसोफेगस है, जब खाना ओइसोफेगस में पास कर रहे होगा तो जो मूवमेंट होगा उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ओके, तो ये भी एक टर्म याद रख लेना. तो उसके बाद जो होगा हमारा क्या होगा? माउथ के बाद ओइसोफेगस में आके, ओइसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होगा, क्योंकि उधर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है. तो स्टोमक, उसके बाद हम आते हैं स्टोमक. ओके, ओइसोफेगस जो कि होगा स्टोमक में ओपन करेगा. स्टोमक के किस पार्ट में? मैंने आपको बताया था जो एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला वीडियो है, तो उसको जो कंट्रोल करेगा स्टोमक में गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर. गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक. तो जो गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर है वो क्या करेगा? वो हेल्प करेगा फूड को पैसेज फ्रॉम ओइसोफेगस टू
स्टोमक स्टोमक का किस पार्ट में, जो होगा कार्डियक पार्ट में, क्योंकि गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर जो ओसोफेगस है वो कार्डियक पार्ट में ही ओपन होता है। ओके, तो ये तो हो गया। तो स्टोमक में किससे डाइजेशन होता है? ओके, तो स्टोमक में जो होगा म्यूकोसा लेयर फॉर्म करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड ही हेल्प करेगा डाइजेशन में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन फॉर्म करता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा है म्यूकोसा लेयर फॉर्म करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको जो है एलिमेंट्री कैनल का जो वाल्स है उसके जो लेयर्स है उसमें बताया था कि म्यूकोसा लेयर फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। तो उसके बाद जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा हमारा, गैस्ट्रिक ग्लैंड में तीन तरह के सेल्स होंगे। ओके, तो पहला जो हो गया म्यूकोस नेक सेल, उसके नाम से ही पता चलता है कि वो सिक्रेट करता है क्या, म्यूकोस। तो दूसरा जो होगा पेप्टिक सेल और चिप सेल, जो कि सिक्रेट करे प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। तो इसको प्रो एंजाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है। प्रो एंजाइम मतलब नीड मॉडिफिकेशन, प्रो एंजाइम से एंजाइम, एंजाइम मतलब एक्टिव फॉर्म, प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव फॉर्म। तो पेप्टिक सेल और चिप सेल क्या सिक्रेट करेगा? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। ओके, तो उसके बाद हो गया पेरिएटल और ऑक्जिंक्टिक सेल। तो ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। ओके, तो नीट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले उसका फंक्शन देख ले। ये सीक्रेट करेगा HCl। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरिएटल सेल और ऑक्जिंक्टिव सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सीक्रेट करेगा HCl। ओके, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर जो होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन 12 B12। ओके, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन में वो हेल्प करेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, तो नीट 2018 में एक पूछा गया था कि जो पर्निशियस एनीमिया होता है वो किस सेल के माल फंक्शन से होता है। ओके, तो किसका होगा? पेरिएटल सेल, क्योंकि जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगा तो पर्निशियस एनीमिया होगा। तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर काम नहीं करेगा। तो इंट्रिंसिक फैक्टर किससे सीक्रेट होता है? पेरिएटल सेल में। ओके, तो इसलिए पर्निशियस एनीमिया होता है, जो कि पेरिएटल सेल में माल फंक्शन होने में। ओके, तो और एक पॉइंट देखो, जो स्टोमक है वो फूड स्टोर करता है 4 to 5 आवर्स तक। ओके, ये भी एक पॉइंट है, वो पूछा जा सकता है नीट में। तो उसके बाद जो होगा बोलोस, हमारे जो बोलोस है वो अभी स्टोमक में आ गया है। तो जो होगा बोलोस, ओके, बोलोस मिक्स होगा किसके साथ? एसिडिक जूस। एसिडिक जूस मतलब जो गैस्ट्रिक जूस है वो एसिडिक है। ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl, वो HCl सीक्रेट करता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि जो होगा बोलोस, ओके, बोलोस मिक्स होगा गैस्ट्रिक जूस के साथ, मतलब गैस्ट्रिक जूस जो होगा एसिडिक ही होगा। तो जो मूवमेंट होगा स्टोमक में, जो मूवमेंट होता है, जो बोलोस का मूवमेंट होता है गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होने के बाद जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, चर्निंग मूवमेंट। इसको एनसीईआरटी में टिक कर लेना कि द मूवमेंट ऑकर्स इन स्टोमक इज कॉल्ड चर्निंग मूवमेंट। तो उसके बाद वो क्या फॉर्म करेगा? काइम। तो उसको हम बोलते हैं काइम। काइम को किसको किसको बोलते हैं? काइम। जो बोलोस होगा वो गैस्ट्रिक एसिड जो इसके साथ मिसेगा बाय चर्निंग मूवमेंट होगा, तो उसके बाद जो होगा प्रोडक्ट उसको हम बोलते हैं काइम। ओके, तो उसके बाद डाइजेशन, पेप्सिन कैसे हेल्प करता है? तो डाइजेशन में स्टोमक में कैसे डाइजेशन होता है तो वो भी देख लीजिए। जो हमारा जो पेप्सिनोजन है, मैंने बोला था ना कि पेप्सिनोजन जो होगा वो होगा प्रो एंजाइम। ओके, तो प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव, तो प्रो एंजाइम कन्वर्टेड होगा पेप्सिन। पेप्सिन जो होगा प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, सॉरी, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन जो कन्वर्ट होगा पेप्सिन। पेप्सिन जो होगा वो होगा रियल एक्टिव फॉर्म। तो एक्टिव फॉर्म क्या होगा? एक्टिव फॉर्म क्या होगा? पेप्सिन। ओके, तो वो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कैसे कन्वर्ट होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, जो कि HCl के प्रेजेंस में प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन कन्वर्ट होगा एक्टिव पेप्सिन में। ओके, तो वो ही एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन, पेप्सिनोजेन नहीं, पेप्सिन। ओके, पेप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन डाइजेशन में। कैसे होगा? जो प्रोटीन होगा, ओके, प्रोटीन जो होगा टर्शियरी स्ट्रक्चर को वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब प्रोटियोज और पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। तो क्यों? अगर HCl का जो मतलब HCl का जो डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा? प्रोटीन डाइजेशन अफेक्ट होगा।
तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर HCl कम हो गया कि पेरिएटल सेल का माल फंक्शन, वो क्या होगा कि HCl डेफिशिएंसी होगा। HCl डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा कि प्रोटीन डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। तो ये तो हो गया हमारा जो कि प्रोटीन डाइजेशन इन स्टोमक। ओके, तो स्टोमक में जो होगा हमारा गैस्ट्रिक एसिड जो कि HCl जिसका pH होगा कितना 1.8, मतलब हाईली एसिडिक। ओके, तो स्टोमक का जो गैस्ट्रिक जूस है वो होगा क्या, हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक आप देख रहे हैं ना, pH 1.8 मतलब हाईली एसिडिक, मतलब वो जो होगा हमारा स्टोमक होगा, वो भी तो एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो वो उसको क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाए, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। ओके, तो आपको तो पता है ना, वो यहाँ पे म्यूकस नेक सेल है। म्यूकस नेक सेल जो कि म्यूकस सीक्रेट करेगा, तो म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा, म्यूकस का एक लेयर होगा स्टोमक में जो कि प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। ओके, तो म्यूकस नेक सेल सीक्रेट करेगा, तो बाइकार्बोनेट कैसे प्रोड्यूस होगा, वो होगा एक H+K+ ATPase प्रोसेस, जो कि आप MBBS में जाएंगे तो पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो बाइकार्बोनेट सीक्रेट होगा बाय द प्रोसेस H+K+ ATPase, तो H+K+ ATPase हेल्प करेगा बाइकार्बोनेट सीक्रेट, वो आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। ओके, तो और एक पॉइंट है एनसीईआरटी में, रेनिन। ओके, RENNIN, RENIN नहीं, RENNIN, जो कि होगा एक प्रोटीओलाइटिंग एंजाइम, जो कि मिल्क डाइजेशन करेगा कहाँ, इन्फेंट में। ओके, तो इन्फेंट में मिल्क डाइजेशन कौन करता है, रेनिन। ओके, रेनिन हेल्प इन मिल्क डाइजेशन इन इन्फेंट। ओके, तो ये हो गया स्टोमक, और उसके बाद हम चलते हैं, तो स्टोमक के बाद हम चलते हैं पैनक्रियाज में। ओके, और एक पॉइंट है जो होगा कि जो हमारा होगा मूवमेंट्स। ओके, जो कि जो फूड मतलब बोलो मूवमेंट कर रहा होगा, वो किस लेयर में होगा, मस्कुलरिस लेयर में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में वेरियस मूवमेंट्स हो गए। ओके, तो उसके बाद आते हैं पैनक्रियाज में। तो पैनक्रियाज में क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस होगा, जो कि पैनक्रियाटिक जूस होगा उसका pH होगा 7.8। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब सारे जो जूसेस से सालेवा का pH 6.8 और HCl का 1.8 और पैनक्रियाटिक जूस का 7.8, तो सबका pH भी याद कर लेना। ओके, तो ये क्या होगा, स्लाइटली स्लाइटली बेसिक। ओके, तो पैनक्रियाटिक जूस होगा जो होगा बेसिक, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट इट इज बेसिक। ओके, तो जो पैनक्रियाटिक जूस होगा वो उसका जो भी पैनक्रियाटिक एंजाइम है वो सारे इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ऑल आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, जो भी पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, तो जो एंजाइम का जो लिस्ट हो गया, आपको कोई भी आपको जो भी इजी लगता है आप उस निमोनिक्स यूज करें। तो मुझे ऐसे कोई नहीं कि मैं कोई निमोनिक्स दे दूं कि आप याद कर लो, तो आपको खुद निमोनिक्स बनाना है। ओके, तो जो हो गया ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, न्यूक्लियस, लाइपेज। ओके, ये सब हो गया मतलब ये जो हो गया न्यूक्लियस, एक है न्यूक्लियस और एक है न्यूक्लियोसाइडेज। मतलब न्यूक्लियोसाइडेज जो होगा वो होगा सकोसेंट्रिकोस में, मतलब इंटेस्टिनल जूस। तो ये हो गया हमारा क्या, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस न्यूक्लियस और न्यूक्लियोसाइडेज और टाइडेज में मतलब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ, जो होगा अमाइलेज। अमाइलेज जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। और जो लाइपेज है, लाइपेज होगा फैट डाइजेशन। ओके, तो ये हो गया। तो उसके बाद हम देखते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म है जो पैनक्रियाटिक जूस का, वो किससे एक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो जो ट्रिप्सिनोजेन है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो होगा वो होगा एक्टिव फॉर्म। ओके, तो एक्टिव फॉर्म ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होगा, सॉरी गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं, मतलब पैनक्रियाटिक जूस, वो होगा ट्रिप्सिन जो होगा एक्टिव फॉर्म, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज। ओके, ट्रिप्सिनोजेन टू ट्रिप्सिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज। ये जो एंटेरोकाइनेज होगा वो होगा एक इंटेस्टिनल जूस का जो कि एंजाइम होगा। ओके, इंटेस्टाइनल जूस एंजाइम। ओके, तो ये हो गया ट्रिप्सिनोजेन। जो ट्रिप्सिन है वो ऑटो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है उसका। ऑटो कैटालाइटिक मतलब वो ट्रिप्सिन अदर जो पैनक्रियाटिक जूस है उनको हेल्प करता है एक्टिवेट करने में। ओके, तो उसका होगा ऑटो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी जो कि एक्टिवेट करेगा अदर पैनक्रियाटिक एंजाइम को।
तो बस ये हो गया हमारा पैनक्रियाज में। तो लिवर में क्या होता है, जो लिवर होगा वो लिवर क्या सीक्रेट, हमको पता है कि लिवर सीक्रेट करेगा बाइल, किस में, ड्यूडेनम में। ये तो मैं बताया था ना, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में बताया था आपको कि बाइल सीक्रेट होगा ड्यूडेनम में। तो बाइल ड्यूडेनम में सीक्रेट होगा, तो बाइल में क्या क्या होगा, ओके। जो होगा बाइल में होगा, बाइल पिगमेंट्स होंगे, ओके, बाइल सॉल्ट्स होंगे, ओके, और अदर जो होगा कोलेस्ट्रॉल होगा, फॉस्फोलिपिड होगा। तो बाइल में जो होगा, और बाइल का जो इम्पोर्टेंट है कि बाइल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होंगे, ओके। बाइल कंटेन नो डाइजेस्टिव एंजाइम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बाइल डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, ओके। तो हमारा जो बाइल पिगमेंट हो गया बिल्यूरिबिन और बिल्यूवेरिडिन, और बाइल सॉल्ट जो हो गया सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टॉर्कोलेट, और कोलेस्ट्रॉल होगा, लिपिड होगा। मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो होगा बाइल का, जो होगा हमारा बाइल का कंपोनेंट्स क्या होगा, कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बाइल में क्या होगा, कोई भी एंजाइम नहीं होगा, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट का सिंथेसिस आप जो एमबीबीएस में जाएंगे तभी पढ़ना। तो बस आपको इतना याद रखना कि जो बाइल सॉल्ट होगा वो हो गए सोडियम टॉर्कोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट, ओके। और बाइल पिगमेंट का भी नाम याद रख लेना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ बाइल, ओके। बाइल क्या करेगा, फंक्शन ऑफ बाइल, जो बाइल होगा वो होगा इमोल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमोल्सिफिकेशन मतलब ब्रेक फैट इनटू स्मॉल माइसिल्स। तो मैं जब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पढ़ाऊंगा, ओके, तो उसमें मैं बताऊंगा कि फैट डाइजेशन के तो कैसे होता है, ओके। तो अभी तक इतना ही याद रखो कि इमोल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब मैं जो भी बता रहा हूँ इसमें मेरे नोट में, वो सारे नीट में पूछा जा सकता है, ये पूरा एनसीईआरटी कवर है, ओके। तो जो होगा इमोल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल क्या करेगा, इमोल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और ऑल्सो बाइल एक्टिवेट लाइपेज। लाइपेज मतलब जो कि फैट डाइजेशन में हेल्प करेगा ना। मतलब बाइल क्या करेगा, इमोल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब फैट को स्मॉल माइसेल में कन्वर्ट करेगा, और ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज। तो बाइल एक्टिवेट लाइपेज, ओके। तो उसके बाद हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मैंने बताया था कि वेरियस मूवमेंट्स ऑकर्स इन मस्कुलरिस लेयर, सो मस्कुलरिस लेयर, ओके। तो उसके बाद क्या होगा कि जो होगा इंटेस्टाइन में क्या क्या इंटेस्टाइन में क्या क्या सब रिलीज होंगे। जो होगा बाइल होगा, आपको तो पता है कि ड्यूडेनम में बाइल, पैनक्रियाटिक जूस भी होगा थ्रू हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ओके। तो उसके बाद इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टाइन में तो इंटेस्टिनल जूस ही होगा। तो वो ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होंगे, ओके, मतलब रिलीज होंगे। तो ये सारे भी, सारे को याद कर लेना कि बाइल, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस ऑल आर रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन होगा, इतने, ओके। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इंटेस्टिनल म्यूकोसल में जो पढ़ाया था आपको लेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, उसमें बताया था कि म्यूकोसल एपिथेलियम है गोबलेट सेल। तो गोबलेट सेल का फंक्शन क्या है, वो सीक्रेट करता है म्यूकोस, ओके। तो म्यूकोस का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन, ओके। तो स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करता है। तो जो म्यूकोस होगा उसका मेन फंक्शन होगा लुब्रिकेशन, ओके। तो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है म्यूकोस, जो कि गोबलेट सेल होगा, गोबलेट सेल सीक्रेट करेगा जो होगा म्यूकोस। तो ये भी मैं बताया था आपको, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब एलिमेंट्री कैनल का जो लेयर्स होता है, वाल्स होता है, उसमें बताया था, ओके। तो अब हम देखते हैं इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टाइन पढ़ रहे होंगे तो इंटेस्टिनल जूस को देखेंगे। तो इंटेस्टिनल जूस जो होगा सिक्रेशन ऑफ ब्रॉस बॉर्डर सेल विथ, जो सिक्रेशन होगा गोबलेट सेल का म्यूकोस। तो ब्रॉस बॉर्डर सेल क्या होगा, जो मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के जो लेयर्स में, सॉरी ग्लैंड नहीं, मतलब जो डाइजेशन एलिमेंट्री कैनल के जो वाल्स में पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था कि ब्रॉस बॉर्डर सेल्स क्या होंगे, ओके। तो ब्रॉस बॉर्डर सेल जो होगा वो होगा क्रीप्स ऑफ लिवर कोन में जो भी सेल्स होंगे, तो उसको बोलते हैं ब्रॉस बॉर्डर सेल्स। तो उस विथ म्यूकस वो फॉर्म करेंगे इंटेस्टिनल जूस, और इंटेस्टिनल जूस का अदर नेम है सक्कस एंटेरिकस। में ये भी कन्फ्यूज होने के लिए आपको पूछा जा सकता है कि जो होगा इंटेस्टिनल जूस, उसका अदर नेम क्या है, वो होगा सक्कस एंटेरिकस। इंटेस्टिनल जूस का अदर नेम है, सॉरी, सक्कस एंटेरिकस, ओके। तो ये हो गया इंटेस्टिनल जूस। तो इंटेस्टिनल जूस का जो कंपोनेंट्स हैं हम देखते हैं। जो होगा डाइसैकेराइड, मैं बता रहा हूँ कि आप खुद निमोनिक्स यूज़ कीजिए जिससे कि आपको जैसे ईजी होगा, ओके।
तो इंटेस्टिनल जूस में क्या होगा, डाइसैकेराइडेज, डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज। तो ये दोनों में स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं कि न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियोसाइडेज जो होगा वो होगा इंटेस्टिनल जूस का कंपोनेंट, और न्यूक्लियस जो होगा वो होगा पैनक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट। ओके, तो अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लार्ज इंटेस्टाइन तक, लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे और ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड करेंगे, और कुछ डिफेक्ट्स ऑफ पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एंड वीडियो होगा। ओके, तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा और डाइजेशन ऑफ फूड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।